यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय नायब सिंह सैनी जी, हमारे कर्मठ और जुझारू अध्यक्षा बहन अर्चना गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और वर्तमान में संसदीय बोर्ड की सदस्या बहन सुधा यादव जी, हमारे प्रदेश की उपाध्यक्ष, हमारी वरिष्ठ नेता नेत्री बहन बंतो कटारिया जी, हमारे प्रदेश के कन्वीनर श्री संदीप जोशी जी, यहाँ के जुझारू अध्यक्ष जिला अध्यक्ष मनदीप राणा जी, मेरे वरिष्ठ साथी पूर्व मंत्री असीम गोयल जी, हमारे एक्स एमएलए पवन सैनी जी, हमारे संतोष सरवन जी एक्स एमएलए, उपस्थित यहाँ देवी और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे 125वीं जन्म जयंती डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के अवसर पर हरियाणा की पवित्र भूमि अंबाला आने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो यह भूमि जो सांस्कृतिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से गीता की भूमि कही जाती है, यह भूमि जिसे आजादी के लड़ाई से जोड़ते हुए देश के वीरों के लिए जाने जाने वाली ये धरती है और खेल स्पर्धा में हमारे देश में नाम रोशन करने वाली हरियाणा की भूमि को मैं नमन करता हूं और नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, हम सब लोग यहां जो एकत्र आए हैं वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म जयंती के अवसर पर उनके जीवन गाथा और उस जीवन गाथा से मिलने वाली प्रेरणा, इसको गहराई से आज चर्चा करते हुए फिर से हम सब पुनः उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को समर्पित करें, इस उद्देश्य को लेकर के हम सब लोग चले हैं। और आज जब मैं यहां आया हूं तो मैं यह भी कहूंगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कर्तृत्व सिर्फ इतिहास नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का कर्तृत्व एक जीवन की दृष्टि है और वह दृष्टि एक भारत श्रेष्ठ भारत है। इसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। हम जिस पार्टी के सदस्य हैं उसके वे संस्थापक अध्यक्ष रहे, उन्होंने इसकी स्थापना की और हम सब लोग जानते हैं कि 21 अक्टूबर 1991 को उन्होंने इस विचारधारा की भारतीय जनसंघ की स्थापना की। आज हमें खुशी है कि जिस पौधे की जड़ों को जिन्होंने उसको सींचा, बढ़ाया, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, यह भी हमको याद रखना चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए आज 78% की जनसंख्या पर आज देश में राज कर रही है, यह भारतीय जनता पार्टी। और लगभग हम 72% के भूभाग पर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब मैंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक विचार थे, तो वह सांस्कृतिक विरासत के साथ आत्मनिर्भर भारत और जिस तरीके से भारत की एकता और अखंडता के लिए समर्पित विचार को लेकर के चलने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे।
हम सब लोगों को गौरव होना चाहिए कि जिस पार्टी के हम सदस्य हैं, जिस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, उसके प्रथम अध्यक्ष, फाउंडिंग फादर जिन्होंने ये पार्टी बनाई, उनके खुद के परिवार और उनका खुद का कर्तृत्व कितना बड़ा था, जिनके संस्कार आज हमारे पार्टी में रचे बसे हैं, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आपको जानकर के आश्चर्य भी होगा, खुशी भी होगी और गौरव भी महसूस करेंगे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसी साधारण परिवार के में पैदा होने वाले नहीं थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी के सुपुत्र थे। और डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी कौन थे? डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी वो थे जिन्होंने एक ही जीवन में वो एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रहे और वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे। और ब्रिटिशर्स के सामने उन्होंने वाइस चांसलर के रूप में यह कहा कि अंग्रेज प्रोफेसर और भारतीय प्रोफेसर में सैलरी और सुविधा में कोई अंतर नहीं रहेगा। यह भारतीयता की बीज उन्होंने उस समय बोई थी। ये डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी थे जिन्होंने वाइस चांसलर रहते हुए ये कहा कि भारतीय भाषाओं को कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रेरित करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और देखिए, आप देखिए कि जो बाप कलकत्ता विश्वविद्यालय का कुलपति रहा हो अंग्रेजों के जमाने में, उसी यूनिवर्सिटी का उनका सुपुत्र भारतीयता से ओतप्रोत, भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत, उनके सुपुत्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी 33 वर्ष की उम्र में उसी यूनिवर्सिटी के फिर से वाइस चांसलर बने, सबसे यंगेस्ट वाइस चांसलर बने। और 1934 में उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को दीक्षांत समारोह में पहली बार किसी भारतीय को निमंत्रित किया दीक्षांत समारोह में भाषण देने के लिए। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पहली बार कलकत्ता विश्वविद्यालय में किसी ने दीक्षांत समारोह में भाषण दिया, वो बंगाली में भाषण दिया, अपनी मातृभाषा में भाषण दिया। ये परिवर्तन ला करके खड़ा किया। इतना ही नहीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 3 बार विधानसभा के सदस्य रहे, वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर रहे। और वहां भी उन्होंने एक बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में हमको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पद को कभी भी महत्व नहीं दिया, विचार को महत्व दिया। और जब जब बारी आई विचार के लिए पद को त्यागा और विचार के साथ खड़े हुए, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह हुसैन सुहारवादी की सरकार थी जिसने पश्चिम बंगाल में जिसमें पश्चिम और पूर्व बंगाल आता था, उसके बारे में योजना बना ली थी कि विभाजन में यह पाकिस्तान के साथ जाएगा। और उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जन आंदोलन चलाया और जन आंदोलन चलाने के बाद उन्होंने कहा कि यह हम कभी नहीं होने देंगे। और आज जो पश्चिम बंगाल है, यह बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की देन है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस ने यह मान लिया था कि पूरा का पूरा पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान था, सारा बंगाल उसमें चला जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको उनके शब्द अंग्रेजी में जो उन्होंने बोले वो आपके सामने मैं कोट करता हूं। When the preparations are being made to make 45% of Hindus of Bengal slaves of Muslim League,
then it is our duty to demand. Then it is our duty to demand a land for ourselves where we can live with self-respect. I want to ask to the Congress and particularly to Nehru, did you not accept the division of Bombay and Sindh in place of to please Muslim League? क्या आपने मुस्लिम लीग को तुष्टीकरण में, उनको खुश करने में आपने मुंबई का और आपने सिंध का विभाजन नहीं किया? और आज अगर हम बंगाल की बात कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। और आज का बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल, इसको पश्चिम बंगाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि वेस्ट पार्ट ऑफ द बंगाल, जहां ज्यादातर हिंदू हैं, ये भारत में रहना चाहिए और इस कारण से पश्चिम बंगाल बना। आज जो बंगाल है वो उनकी देन है। और खुशी की बात यह है कि 125वीं जन्म जयंती में उस पश्चिम बंगाल में मोदी जी के नेतृत्व में कमल खिला है, कमल खिला है, कमल खिला है। इसको भी याद करना। शायद इससे ज्यादा 125वीं जन्म जयंती पर कोई और अच्छी भेंट नहीं हो सकती थी जो पश्चिम बंगाल की जनता ने आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बना करके दी है। आपके सामने अभी अर्चना जी ने आपके सामने बताया कि उनकी औद्योगिक नीति थी। वो कुशल प्रशासक थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी शिक्षाविद थे, वाइस चांसलर बने, बहुत बड़ी योगदान उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में किया। वो अब एमएलए बने, मिनिस्टर बने, विचारों के लिए छोड़ दिया। लेकिन जब नेहरू जी ने उनको 1947 में कैबिनेट में बुलाया और कैबिनेट का मंत्री बनाया, तो जैसा कि अभी अर्चना जी ने बताया, 1 साल के अंदर वो औद्योगिक नीति लेकर के आए और उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, जिसके लिए आज मोदी जी दिन रात काम कर रहे हैं, उस आत्मनिर्भर भारत की नींव श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1948 में रख दी। और देखिए 2 साल के अंदर 1950 में उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर चित्तरंजन लोकोमोटिव, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बैंगलोर, सिंदरी फर्टिलाइजर, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, हीराकुड डैम और स्टील प्लांट भिलाई, ये सब की नींव श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आजादी के 3 साल के अंदर रख दी थी। ये उनकी सोच थी और ये कुशल प्रशासक थे। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 1950-51 में जब लियाकत अली और जवाहरलाल नेहरू का पैक्ट हुआ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा तुम गलत कर रहे हो, और यह भी कहा पार्लियामेंट में उनको, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज डिक्टेटरशिप। तुम गलत कर रहे हो, यह हम नहीं होने देंगे। और आपको मालूम है कि उस समय नेहरू लियाकत का पैक्ट हुआ था। उस पैक्ट के अनुसार यह तय हुआ था कि हमारे हिंदू भाई जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान में थे, उनको इज्जत से जीने का अधिकार मिलेगा। लेकिन इस पैक्ट की धज्जियां ईस्ट पाकिस्तान में लियाकत अली के टाइम पर उड़ गई और नेहरू जी से नाराज होकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस्तीफा दिया। और जिस धारा 370 के लिए लड़ाई लड़ रही जा रही थी और जवाहरलाल नेहरू धारा 370 देना चाहते थे, उसके विरोध में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा ये तुम्हारी तुष्टीकरण की नीति है, इससे देश मजबूत नहीं होगा, मैं तुम्हारे कैबिनेट से इस्तीफा देता हूं। और तब उन्होंने इस्तीफा दिया था। यह हमको याद रखना चाहिए। और मित्रों, उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक सशक्त विपक्ष चाहिए और इसलिए उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। 1952 में 1952 में हम 3 एमपी जीत करके आए। 3 एमपी वो खुद कलकत्ता से जीत करके आए, सिर्फ 3 एमपी। लेकिन उन्होंने 33 एमपी का एक
एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई और जो 33 विपक्ष के एमपी थे उनको साथ जोड़ करके उन्होंने इस काम को शुरू किया। हम सब जानते हैं, अभी सैनी जी ने आपको बताया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। ये उन्होंने कॉल दी और उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में जाकर 1950 में कहा कि जम्मू वालों, तुमको मैं विश्वास दिलाता हूं कि तुमको एक संविधान दूंगा और अगर नहीं दूंगा तो अपना बलिदान दूंगा। यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा। हम सब जानते हैं कि उन्होंने, यह हम सबको मालूम है कि किस तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस बात के लिए अपनी यात्रा शुरू की। आज हम अंबाला में बैठे हैं। हम सबको याद रखना चाहिए कि वो अंबाला में ही उतरे थे और यहीं से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। उन्होंने सोनीपत, पानीपत, करनाल, नीलोखेड़ी, शाहबाद सब जगह भाषण देते हुए वो जम्मू कश्मीर की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया था और वो यात्रा उनकी अंतिम यात्रा बनी। यह भी हम सबको मालूम है। और हम सब जानते हैं कि 1951 से लेकर 1953 के बाद हम ये नारा लगाते रहे, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान हुआ तो हम कहते थे, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और वह कश्मीर सारे का सारा है। 4 पुश्तें बीत गई, 4 पुश्तें हम नारा लगाते रहे, एक देश में दो निशान, दो प्रधान और दो संविधान नहीं चलेगा। ये 5 अगस्त 2019 को आदरणीय मोदी जी की इच्छा शक्ति ने इस धारा 370 को धाराशाही कर दिया और देश में उसको लागू कर दिया। यह भी हम सबके ध्यान में है। और तब से जम्मू कश्मीर में एक निशान, एक विधान, एक संविधान लागू हो गया और एक प्रधान यह भी लागू हो गया। यह भी हम सबके ध्यान में है। मैं आप सबके सामने इस बात की इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि आज जब हम यहां पर एकत्र आए हैं और हम इसकी चर्चा कर रहे हैं तो हमको जानना चाहिए कि किस तरीके से जिस बातों के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना बलिदान दिया, उनकी सारी बातों को पूरा करने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्षरशः पूरा किया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था कि धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है पूर्वी पाकिस्तान में, वो नहीं होना चाहिए। कांग्रेस चुप है, तुष्टीकरण कर रही है। आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी CAA लेकर के आए, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, और सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जो लोग धार्मिक आधार पर पीड़ित होकर के भारत आए हैं, उनको नागरिकता देने का अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने को पूरा किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से जैसा मैंने कहा, आत्मनिर्भर भारत, ये आत्मनिर्भर भारत की नींव जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने रखी थी, उसको कार्यान्वित करने का काम मेक इन इंडिया से लेकर के PLI स्कीम और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, ये आज भारत में बन रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था और वहां पर डिफेंस का प्लेन आज मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। इस तरीके से भारत बदलते हुए आगे आया है। अगर मैं शिक्षा नीति की बात करूं तो उन्होंने कहा था भारतीय भाषा में शिक्षा होनी चाहिए। आज जो हमारी शिक्षा नीति 2020 की है, मोदी जी ने लागू कर दिया कि अब शिक्षा
मातृभाषा में होगी और उसमें उसको लागू किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे कि शिक्षा सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ये सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई शिक्षा नीति में इसको भी पूरा किया, यह भी हमारे ध्यान में है। उन्होंने कहा था कि एक नजर से देखो सबको, क्यों किसी के साथ भेदभाव नहीं करो। आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू के टाइम से लेकर और इंदिरा गांधी के टाइम तक और मनमोहन सिंह जी के टाइम तक हमेशा तुष्टीकरण पर चलती रही। लेकिन आपको पता होगा कि जो गलतियां वक्फ बोर्ड में हो रहा था, उस वक्फ बोर्ड को भी नियम बदल करके उसको भी कानून को सबके लिए बराबर करने का काम मोदी जी ने किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, आज जब हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद करते हैं तो दो बातों का संतोष होता है। एक, जिस बात के लिए उन्होंने बलिदान दिया वह सारी बातों को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको अक्षरशः लागू किया है, यह हमारे लिए बात है। और दूसरी बात कि उनसे जो हमको प्रेरणा मिली है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए अपना सर्वस्व लगा रहा है और विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। यह संकल्प को हम पूरा कर रहे हैं, यह हमने देखने में आया। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो आपने देखा होगा पिछले 12 साल में, बताओ हरियाणा ने विकास में एक लंबी छलांग लगाई है कि नहीं लगाई है? जरा जोर से बोलो, लगाई है कि नहीं लगाई है? आज विकसित भारत में और बढ़ने में विकसित विकसित हरियाणा तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। लगभग 1300 किलोमीटर की नेशनल हाईवे 12 सालों के अंदर हरियाणा के अंदर बनी है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम देखें तो 800 मेगावाट का दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन जो यमुनानगर में 8,469 करोड़ रुपए की लागत से बना है, उसको भी प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की धरती को डेडिकेट किया है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से रेवाड़ी बाईपास लगभग 1070 करोड़ रुपए की लागत से उसको भी बना करके उसको भी आपको समर्पित किया है। उसी तरीके से अगर मैं कहूं 112 नेशनल हाईवे 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से गुरुग्राम हरियाणा में, वह भी आपको पिछले 12 साल में हरियाणा को दिया गया है, यह भी हमको ध्यान में है। उसी तरीके से 19 किलोमीटर का हरियाणा सेक्शन द्वारका एक्सप्रेसवे लगभग 4100 करोड़ रुपए की लागत से इसको भी बना करके दिया है। यानी रोडवेज, रेलवेज, हर एक दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तीव्र गति से हरियाणा ने विकास किया है और उस विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बड़ा योगदान किया है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। आज दुनिया की सबसे बड़ी मारुति की, सुजुकी की फैक्ट्री वह भी हरियाणा की धरती पर खरखोदा में लग रही है 35,000 करोड़ रुपए की लागत से, और लगभग साल में 10 लाख गाड़ियां बनेंगी, यह हरियाणा के अंदर हो रहा है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। सड़कों का जाल बिछा है, जैसे मैंने बार बार कहा। अगर मैं कहूं कि तीसरा और चौथा रेल लाइन प्रोजेक्ट, यह भी दिल्ली अंबाला, इसको भी बनाने के लिए लगभग 5,938 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं। इस तरीके से हमारे काम को, हरियाणा को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर हरियाणा को आत्मनिर्भर भारत के लिए जो काम करने थे उसको बहुत तीव्र गति से किया है, ये हम सब लोगों ने देखा है। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भी हरियाणा ने ये नॉन स्टॉप हरियाणा तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज हरियाणा वह प्रदेश है जहां हर खाद्य पदार्थ पर, हर प्रोडक्ट पर एमएसपी हर प्रोडक्ट पर दी गई है। यह हरियाणा प्रदेश अकेला प्रदेश है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि वो एमएसपी
जो है वो प्रोक्योर करने के लिए सभी क्रॉप्स पर वह एमएसपी देने के लिए आगे बढ़ी है। हम सबको याद है, यहाँ बैठे हमारे पुराने साथी सब लोग हैं, सब लोग पुराने साथी लोग जानते हैं, यहाँ पर आपने वो इनेलो का भी आपने राज देखा, आपने कांग्रेस का भी राज देखा, आपने वो भी राज देखा जब भर्तियों के घोटाले में नेता वर्षों जेल जाया करते थे। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, पहले मनोहर लाल जी की और अब नायब सिंह सैनी जी की, न खर्ची न पर्ची, और उसके बावजूद लगभग 35,000 लोगों को सी ग्रेड में नौकरियां दी गई हैं और उस तरीके से आगे बढ़ाने का काम हुआ है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में 2100 रुपए जो हर एक एलिजिबल विमेन को दिया जा रहा है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। एलपीजी गैस सिलेक्शन हर घर हर गृहिणी की योजना के तहत उसको भी दिया जा रहा है। और बतौर स्वास्थ्य मंत्री मुझे खुशी है ये बताते हुए कि छोटा सा प्रदेश हरियाणा, इसको भी मोदी जी ने एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रेवाड़ी में 1100 करोड़ रुपए की लागत से वह भी बन रहा है और बहुत जल्दी बनेगा। और सबसे बड़ी बात कि देश का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर एम्स का झज्जर में बना है, जहां उस पर इलाज चल रहा है। इस तरीके से विकास का काम। 7 नए मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया गया है। मैं अंबाला में खड़ा हूं, अंबाला को कैंसर केयर हॉस्पिटल दिया गया, कैंसर का अलग से अस्पताल दिया गया है। इसलिए विकास की एक नई गंगा बही है, हर दृष्टि से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, आज जब हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद करते हैं तो हमें गौरव होना चाहिए कि हमारे संस्थापक वो थे जिन्होंने देश को एक दिशा दी, जिन्होंने पार्टी को एक दिशा दी। और हमें गौरव होना चाहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में उनके बताए रास्ते पर नहीं सिर्फ पार्टी बल्कि देश आगे बढ़ रहा है। और यही सच्ची श्रद्धांजलि 125वीं जन्म जयंती पर हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को दे सकते हैं, उसको देने का प्रयास किया है। आज का दिन इस बात को संकल्प लेने का है कि जो काम मुखर्जी जी ने हम देशवासियों से आशा रखी थी, जिसके लिए उन्होंने बलिदान दिया, उसको हम समर्पित भाव से अपने आप में संकल्प लें और तीव्र गति से मोदी जी के आह्वान पर भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने में कोई कसर न छोड़े, अपना एक एक पल, एक एक दिन, एक एक घड़ी लगा दे। यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपने मेरी बात बहुत शांति से सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सैनी जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अंबाला के साइंस सेंटर को, जो हरियाणा प्रदेश का साइंस सेंटर है, उसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी साइंस सेंटर बनाने की घोषणा की है। और यहां एक भव्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा लगाने का जो आपने निर्णय लिया है, यह इसके लिए आपको मैं बधाई भी देता हूं, इसके लिए मैं बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरीके से हरियाणा की सेवा करें, हरियाणा की जनता की सेवा करें और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बताए रास्ते पर आप आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा।